हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईसीएसई क्लास 10 का फिजिक्स का एक चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर है और उसमें से हम लोग ना एक टॉपिक को पकड़े हैं, दैट इज वर्क, और उसको हम लोग पूरा का पूरा समझेंगे। यानी कि पूरा का पूरा वर्क हम एक वीडियो में देख लेंगे, टॉपिक वाइज रहेगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और एक एक टॉपिक करके आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क। ये पूरा का पूरा वर्क हो जाएगा और इसमें आप अगर वर्क पढ़ लेते हैं तो कोई भी आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क है क्या, ठीक है ना। आप देखिए वर्क क्या होता है। वर्क क्या है, एक फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन, यानी कि फिजिकल वर्क भी हो सकता है, एक मेंटल वर्क भी हो सकता है। यानी कि हम लोग दौड़ते हैं, इधर उधर खेलते कूदते हैं, मेंटल एक्सर्शन हो गया, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, ये वो है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो भी हम लोग टायर्ड हो जाते हैं। तो ऐसा थोड़े टायर्ड हो जा रहे हैं तो हम लोग मेंटल वर्क कर रहे हैं और मेंटल वर्क के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग काम किए, नहीं। जैसे देखिए साइकिलिंग इन जिम में हम लोग साइकिलिंग तो साइकिलिंग चला रहे हैं, एक ही जगह पर होकर हम लोग पैडल मारे जा रहे हैं। बट अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में देखा जाए तो ये हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, नो वर्क इज डन। तो आखिर वर्क होता क्या, यानी कि इतना थक जाने के बाद भी हम लोग वर्क नहीं किए, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है सुनने में। तो क्या हुआ, तो वर्क है क्या, एक्चुअली फिजिक्स क्या हमको बताना चाहता है। ठीक है, तो वर्क क्या है, तो वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट काउजेस अ डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब ये है कि वर्क हम तभी मानेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पर, जब किसी चीज पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेस कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रहा है, तभी हम बोलेंगे कि हाँ वर्क डन हुआ है। या तो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, समथिंग एल्स, वो बाद में देख लेंगे। बट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाँ काम हुआ है। क्यों, क्योंकि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गया है। अब जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में हम दिखाए हैं, एक बॉडी है, ठीक है, ए पोजीशन पर, वही बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया गया है कुछ और वो बॉडी चला गया बी पोजीशन पर। तो हम, और इसमें क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये इस जगह पर से उठकर इस जगह पर आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो उसके बेसिस पर हम बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर वर्क हुआ है, यहाँ पर वर्क एक मतलब एक तरीके से वर्क काम हुआ है, यहाँ से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गया है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो हम लोग वर्क का अगर डेफिनेशन अगर हम लोग से पूछ लिया जाता है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट काउजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स ओन डायरेक्शन। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ईजी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन तो है ही नहीं, बट समझना है आपको और उसको रिवीजन करना है। ठीक है ना, इसलिए हम छोटा छोटा टॉपिक्स करके वीडियो बनाएंगे और उसमें नोट्स भी रहेगा, अगर आप चाहो तो अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में लिख सकते हो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्क डन बाई अ बॉडी, कहने का मतलब हम कैसे बोलेंगे कि हाँ किसी बॉडी पर काम हुआ है, चाहे कोई बॉडी के थ्रू काम हुआ है, तो उसके लिए दो चार फैक्टर है वो देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब अगर किसी बॉडी पर हम लोग बोलना है कि हाँ वर्क हुआ है, तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुआ है या नहीं। फोर्स अप्लाई होगा तभी वर्क कहा जाएगा। देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी कि बॉडी पर फोर्स एक्टिंग होना जरूरी है, फोर्स लगना जरूरी है। दूसरा, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट कॉज सर सम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब फोर्स अप्लाई हो गया, पहला चीज जो कंडीशन था वो तो हो गया कि चलो ठीक है फोर्स अप्लाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या, अगर फोर्स अप्लाई हुआ है तो उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, एक जगह से बॉडी एक जगह से मूव करके दूसरे जगह आना चाहिए, ताकि ताकि हम बोल सके कि हाँ चलो भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम बोलेंगे कि हाँ वर्क डन हो गया है, फोर्स लगा तो वर्क डन हुआ है। क्यों, क्योंकि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर गया है। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट कॉजेज सम डिस्प्लेसमेंट। तीसरा फैक्टर क्या है, द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, अब यहां पर एक कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कुछ केसेस और भी है जो कि हम लोग आगे डिफरेंट केसेस में पढ़ेंगे, बट यहां पर फिलहाल हम लोग ये देखेंगे द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और चौथा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ एनी ऑफ द एबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड नो वर्क इज डन। अगर ये तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो हम सीधा बोल देंगे नो वर्क इज डन, कोई भी काम नहीं हो रहा है। भले आप थक जा रहे हो, चाहे कोई थक जा रहा है, डजेंट मैटर, वहां काम नहीं हो रहा है।
तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्क डन बाय अ बॉडी, 1, 2, 3 और 4, ये चीज आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा राइट 4 फैक्टर्स, राइट 3 फैक्टर्स, एमसीक्यू में दे देगा 1 2 3 4 5 करके, और लास्ट में लिख देगा ऑल ऑफ द अबव। आपको टिक, आप चारों आएगा तब तो आपको चारों ध्यान में रहेगा, तभी तो आप टिक कर पाओगे। तो क्वेश्चंस कहीं से भी अप्लाई हो सकता है, बस आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आएगा, यानी कि हम लोग का फॉर्मूला कैसे आएगा, वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक बॉडी लिए हैं, दैट इज फुटबॉल, ठीक है ना। फुटबॉल पर फोर्स लगाया गया और ये बॉडी एक जगह से उठकर दूसरे जगह पर चला गया, मतलब ए पोजीशन पर था, अब बी पोजीशन पर चला गया। तो गया होगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया, ठीक है। ये एस डिस्प्लेस करके गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे कंसीडर फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉल, F अप्लाई हुआ है, ठीक है ना, एंड इट चेंज इट्स पोजीशन टू B। अब A पोजीशन पर था, अब ये कहां चला गया, B पोजीशन पर चला गया। तो इफ W इज वर्क डन, अगर वर्क डन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब तो बोलेंगे ही ना कि हाँ वर्क डन हो रहा है। तो W इज वर्क डन, देन क्या हो सकता है, दो केस बन सकता है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है ना, W क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन बन गया हमारा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या किया ना, हम कंबाइन कर दिए। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा भाई, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और डॉट S मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। अब अगर प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो हम लोग के लिए हो जाता है क्या कि आपको एक के इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट क्वांटिटी लगाना पड़ेगा। तो हम क्या किए, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिए और के यहाँ पर दे दिए एक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, चलिए उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इफ फोर्स 1 यूनिट, अगर मान लेते हैं ये जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो 1 यूनिट पर हो रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी 1 यूनिट हो रहा है, मान लेते हैं 1 मीटर हो रहा है, 1 सेंटीमीटर हो रहा है, इधर 1 न्यूटन हो रहा है, ये सब चीज़, देन W इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑल्सो। तब हम लोग क्या करेंगे, F डॉट एस में अगर पुट भी करते हैं तो मेरा 1 यूनिट ही आएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, पुट K इज इक्वल टू 1 पुट करके डायरेक्ट हम लोग Fs को निकाल लेते हैं। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, F डॉट S, ठीक है। और इंपॉर्टेंटली ये याद रखिएगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर हो गया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको इतना समझ में आ गया। अगर आपको आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए, डिराइव करने के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला डायग्राम बनाकर इतना सारा दिखाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शंस और अप्लाइड फोर्स, then work done is given by the product of the component of force in the direction of displacement and the displacement itself। कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी उधर ही मूव करे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है, जैसे एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी अब फोर्स अप्लाई हो रहा है ऐसे, मतलब कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है ना, बेस से। तो एक इधर हमारा डायरेक्शन बनता है और एक इधर हमारा डायरेक्शन बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स तोड़ना, कंपोनेंट्स होता है। तो कंपोनेंट्स क्या बनता है भाई, तो जिस एंगल से, यानी कि एंगल जिस बेस पर लगा हुआ रहता है उसमें हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं, और उसके अलावा जो बच जाता है वहां हम लोग साइन थीटा लगाते हैं, साइन ऑफ फोर्स और साइन ऑफ कॉस ऑफ फोर्स, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, then work done is given by the product of the components of the force, components of the force। तो इस फोर्स का कंपोनेंट कौन कौन सा टूट गया, एक वर्टिकली वाला टूट गया F sin थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल वाला टूट गया F cos थीटा। ध्यान में रखना होगा, हॉरिजॉन्टल हमेशा F cos थीटा और वर्टिकल F sin थीटा, डिपेंड अपॉन द थीटा। अगर थीटा यहाँ होता तो हम लोग इसको cos थीटा बोल देते और इसको sin थीटा बोल देते, तो ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि ये बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुआ है और ये मतलब क्या बोल सकते हैं, एंगल के बेसिस पर, एंगल के बेसिस पर इसमें लगा है, एंगल के आधार पर लगा, लेकिन बॉडी मूव किया है इस टाइप से। यहाँ पर तो सिर्फ हम डायग्राम दिखा दिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं केस 1। अब इसी से रिलेटेड है, केस 1 में क्या कहा जा रहा है, केस 1 में कहा जा रहा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है जिधर मेरा फोर्स
अप्लाई हुआ है। मतलब क्या हो गया कि फोर्स अप्लाई इधर हुआ है और डायरेक्शन भी मेरा इधर है मूवमेंट का। तो इसका मतलब यहाँ पर तो कोई एंगल ही नहीं बना। तो यहाँ पर थीटा इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं एंगल को लिखने के लिए हम लोग थीटा यूज़ करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। जब 0 डिग्री हो गया तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में। देखिए हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या पढ़े एफ कॉस थीटा होता है। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, है ना, एस तो लगाना ही पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, चाहे एफ एस कॉस थीटा बोल सकते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट कॉस थीटा की जगह पर कितना हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री इंटू एस। अब कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है दैट इज 1। याद रखिएगा आप लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया एफ और इंटू एस। इसका मतलब क्या हो गया एफ इंटू एस दैट इज पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव वर्क डन देगा, यानी कि जब थीटा 0 डिग्री रहेगा तो हमारा वर्क डन जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा। ये केस बन सकता है ऐसा, है ना, एग्जाम्पल आपका MCQ में क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है। अब इसी में एक और चीज़ है, इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये तो बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, अब कोई बॉडी क्या आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जब गिर रहा है तो उस पर क्या क्या अप्लाई होता है। देखो जब गिर रहा होता है तो उस पर एक mg काम करता है ना, दैट इज द वेट mg। तो वो हो गया फोर्स, इज अ काइंड ऑफ फोर्स है। तो F इज इक्वल टू यहाँ पर तो mg हो गया, है ना, और ये वाला हमारा क्या है दैट इज हाइट। यहाँ से बॉडी यहाँ आ रहा है तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे वर्टिकली में सीधा लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो F के जगह पर कितना हो गया mg और यहाँ पर h, तो W इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ पर भी है हमारा कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, एंगल नहीं बन रहा है, दैट मीन्स कि हम सीधा cos 0 लगा देते हैं और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू mgh। एफ डॉट एस से ही आया, F का वैल्यू हम लोग यहाँ पर mg पुट किए। क्लियर हो गया, तो केस 1 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या कहता है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या है कि अब जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, परपेंडिकुलरली है फोर्स के डायरेक्शंस पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए बॉल है यहाँ पर, ठीक है, और बॉडी मूव कर रहा है, यानी कि बॉल मूव कर रहा है, इधर फोर्स अप्लाई हुआ है ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, अब बॉडी जब इधर मूव कर रहा है जाहिर सी चीज़ है, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी एस हो गया। तो यहाँ पर थीटा मेरा कितना बन रहा है 90 डिग्री है, यहाँ पर मेरा 90 डिग्री थीटा बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट कर दिए। तो हमारा एफ कॉस 90 डिग्री और इनटू एस हो गया जो कि डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो W इज इक्वल टू एफ कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, उसी चार्ट से हम लोग को पता लगेगा cos 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा W इक्वल टू कितना हो गया 0। दैट मीन्स कि नो वर्क डन। अगर 90 डिग्री पर कोई भी कंडीशन चल रहा है वर्क के रिस्पेक्ट में तो हमारा नो वर्क डन, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, आप लोग भी स्कूल जाते हो तो बैग लेकर जाते हो, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर जो फोर्स होता है ना वो परपेंडिकुलरली अप्लाई होता है। तो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी बैग लेकर चल रहे हैं हम ऐसे, ठीक है, ये मतलब इसको नीचे की तरफ से mg खींच रहा है, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बन रहा है। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हो गया, एफ एस कॉस 90 रख देंगे, W इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स कि हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ काम हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटी, इसके बेसिस पर, तब हम लोग थक जा रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ प्रेशर भी अप्लाई हो जाता है कभी, है ना, पर यूनिट एरिया पर, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर वर्क डन देखा जाए कि वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज नो वर्क डन। यहाँ पर एक और कंडीशन है, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर है जैसे मान लीजिए एक पत्थर को बांध के हम लोग घुमा रहे हैं हाथ से ऐसे ऐसे, ठीक है, हाथ से ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन फोर्स तो मेरा यहाँ पर है और ये पत्थर का जो मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर छोड़ देते तो भागेगा इधर ही। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री यहाँ पर। तो यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री और फिर यहाँ पर वर्क डन मेरा 0 हो गया। तो उस कंडीशन में भी वर्क डन नहीं हो रहा है, यानी कि 90 डिग्री अगर अप्लाई हुआ है दैट मीन्स कि नो वर्क डन, ध्यान में रखना है। 0 डिग्री में पॉजिटिव वर्क डन हो गया और 90 डिग्री में नो वर्क डन हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर केस। केस थर्ड भी इंटरेस्टिंग है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी कि अब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें फ्रिक्शन का केस हो गया, जैसे यहाँ देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, वो पानी खींच रहा है बाल्टी लगाकर कुआं से, तो बाल्टी पर एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है और ये मूव कर रहा है इधर, तो ये सीधा हो गया ना। अब सीधा हो गया तो इस पर क्या हो गया, एंगल मेरा 180 डिग्री बन गया बीच से। तो 180 डिग्री बन गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एंगल मेरा कितना बन जाता है 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 80 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री हो गया,
180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, दैट इज -1। तो एफ एस -1, तो यहाँ पर W कितना आ गया मेरा, माइनस में, यानी कि निगेटिव वर्क डन हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारा वर्क डन जो हुआ ना वो निगेटिव हो गया। तो 3 केसेस हम लोग पढ़ लिए। कौन कौन सा 3 केसेस पढ़ लिए? केस नंबर 1 पढ़ लिए, दैट इज 0 डिग्री वाला जो कि पॉजिटिव वर्क डन हो गया, ठीक है। दूसरा पढ़ लिए हम लोग 90 डिग्री वाला जो कि नो वर्क डन हो गया, और तीसरा हम लोग पढ़ लिए 180 डिग्री वाला जिसमें निगेटिव वर्क डन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं यूनिट ऑफ वर्क में। यूनिट ऑफ वर्क क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ वर्क, इसमें 2 यूनिट पढ़ेंगे हम लोग। डॉग्स लोग भी भौंकते हैं अभी, जब पढ़ाएंगे तो ही। हाँ, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट्स। एसआई यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और सीजीएस हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो एसआई यूनिट में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, W = F.S होता है। तो F का जो यूनिट होगा दैट इज न्यूटन, फोर्स न्यूटन में मेजर होता है, और S जो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, दैट मीन्स इट इज इन मीटर। तो न्यूटन और मीटर हो गया। न्यूटन मीटर को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है ना। अब जूल इसको बोल लीजिए, चाहे इसको बोल लीजिए, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। अब इसको भी हम लोग समझा देते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होगा। अब अगर न्यूटन है तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और इधर हो गया 1 मीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। इसका मतलब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी डेफिनेशन के फॉर्म में, डिफाइन 1 जूल। तो डिफाइन 1 जूल का, यानी कि 1 जूल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे भाई। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। यानी कि जब 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर कितना काम हुआ है, दैट इज 1 जूल का काम हुआ है। वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। अब सीजीएस में आ जाते हैं, सेम चीज़ है। W = F.S है, तो फोर्स सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है, और S सेंटीमीटर हो जाता है। अब डाइन इंटू सेंटीमीटर, यानी कि डाइन सेंटीमीटर को हम लोग सीधा कंबाइंड फॉर्म में अर्ग बोलते हैं, ERG। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2, और 1 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर कंबाइन करते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। अब इसका कंडीशन भी आ सकता है, डिफाइन 1 डाइन। हम लोग को डिफाइन करने बोला जा सकता है कि 1 डाइन को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज 1 डाइन। तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन इट्स, सॉरी 1 डाइन नहीं, 1 अर्ग पूछा जा सकता है ना। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, द वर्क डन, द वर्क, यहाँ पर क्या लिखा गया है, द वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्ग। यानी कि हम बोलेंगे जब 1 डाइन का फोर्स लगाकर किसी बॉडी में 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट ले आया जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि कितना काम हुआ है, दैट इज 1 अर्ग। तो ये एसआई यूनिट का हो गया एक्सप्लेनेशन, और ये हो गया सीजीएस यूनिट का। चलिए अब आते हैं रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम टॉपिक, यानी कि वर्क डन से रिलेटेड ये अंतिम चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद तो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को हम लोग अलग एक पर्टिकुलर वीडियो में देख लेंगे। तो वी नो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 को हम सेकेंड स्क्वायर नीचे कर दिए, ठीक है, होता है ना, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। तो इसको हम लोग ना सेकेंड इनवर्स 2 जो था ना, उसको हम लिया है 1/सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब kg को हम लोग ग्राम में चेंज किए तो 1000 ग्राम हो गया। 2 मीटर है तो 2 सेंटीमीटर भी होगा, 100 × 100 कर दिए, सेंटीमीटर। अब सबको गुना किए तो 10⁻7 आ गया, यानी कि 1 पर 7 0 ग्राम हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नीचे तो सेकंड स्क्वायर है ही मेरा, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर 7 सेकेंड इनवर्स 2। अब इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर पढ़ चुके हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 को क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁻7 अर्ग। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। और अगर 1 अर्ग में देखा जाए तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा समझाने का तरीका और बताने का तरीका, नोट्स के फॉर्मेट में लिख के समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क के अलावा वर्क एनर्जी होगा या पावर होगा, आई थिंक सो पावर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर को कवर करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।